Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पायनियर कोचिंग सेंटर के इस e-learning क्लास के अंतर्गत। तो आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर, नए कंटेंट के साथ, नए सिलेबस के साथ, जिसे हम 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे रहे हैं। कौन से क्लास? 11th class organic chemistry। तो nowadays we are going to study and going to discuss about the stereochemistry and stereoorganism, stereoisomerism। तो that compounds who have possess same molecular formula and same structural formula but different spatial arrangement or different encapsulation of space, तो दिस इज नोन एज द स्टेरियोआइसोमेरिज्म। तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास के अंदर कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुई हो बट डिफरेंट आकाशीय सजावट हो, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स के अंदर, उसके जो भी परमाणु हैं उनका जो सजावट है, आकाशीय सजावट जो है, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसका, वह अगर डिफरेंट है, वह अगर भिन्न भिन्न है, तो उसको हम लोग एक नाम दे रहे थे स्टेरियोमर्स। क्या नाम दे रहे थे स्टूडेंट? स्टेरियोमर्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरियोआइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टेरियोआइसोमेरिज्म। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था और थोड़ा सा कुछ मैंने एग्जाम्पल दे करके और उसको समझाया था कि ये क्या है। तो कैसे आप लोग फिर से स्टार्ट किया जाए, हम लोग वही टॉपिक उसको लेकर फिर हम लोग उसको तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतरीन ढंग से हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं और मिल करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेरियोआइसोमेरिज्म है हमारे पास, इसकी क्या कहानी है, ये क्या क्या एग्जाम्पल दे सकता है हमारे लिए, या क्या क्या काम आ सकता है हमारे लिए। तो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्टेरियोआइसोमेरिज्म। क्या स्टेट करते हैं स्टूडेंट? स्टेरियोआइसोमेरिज्म। अब स्टेरियोआइसोमेरिज्म जो है, स्टेरियोमर्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं? स्टेरियोमर्स भी बोल सकते हैं, स्टेरियोमर्स। इसके मेनली 2 क्लासेस हैं हमारे पास। एक है कॉन्फिगुरेशनल स्टेरियोमर्स। क्या है स्टूडेंट? कॉन्फिगुरेशनल स्टेरियोमर्स। एंड यह जो कॉन्फिगुरेशनल स्टेरियोमर्स है यह सेपरेबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सेपरेबल। यानी सेपरेबल कहने का क्या मतलब है? इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, इसे हम पृथक कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास स्टेरियोमर्स है, दूसरा जो स्टेरियोमर्स है, इसका नाम होता है कन्फॉर्मेशनल स्टेरियोमर्स। कन्फॉर्मेशनल स्टेरियोमर्स जिसको हम लोग यह होता है नॉन सेपरेबल। क्या होता है स्टूडेंट? नॉन सेपरेबल। यानी इसे हम किसी भी टेक्निक्स के द्वारा या किसी भी मेथड के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर में आ रहा होगा। अब देखिए, यह कॉन्फिगरेशनल जो है यह 2 टाइप का होता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है यह 2 टाइप का होता है। पहला होता है एनांसियोमर। क्या होता है? एनांसियोमर। और दूसरा होता है डायस्टेरियोमर। क्या होता है? डायस्टेरियोमर। क्या होता है? पहला होता है एनांसियोमर और दूसरा होता है डायस्टेरियोमर। क्या होता है स्टूडेंट? डायस्टेरियोमर। अब देखिए, एनांसियोमर जो है यह मिरर इमेज होता है। क्या होता है? मिरर इमेज। क्या बनाता है? मिरर इमेज बनाता है
और यह केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है। किसमें होता है? एनांसियोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है। लेकिन जो डायस्टेरियोमर है यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी यह घटना होता है। अब आप लोग बोलिएगा, अब देखिए इसको जो है हम रोटोमर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोटोमर्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? रोटोमर्स। यानी इस कंपाउंड्स के अंदर जो है वह रोटेशन संभव है, घूर्णन संभव है, मूवमेंट संभव है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर जो है, इस आइसोमर्स के अंदर जो है रोटेशन संभव नहीं होता है इन एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे इसमें रोटेशन संभव नहीं होता है। लेकिन इसे रोटोमर्स कहने का ये मतलब है कि इस आइसोमेरिज्म के अंदर रोटेशन संभव होता है, यानी इसमें रोटेशन हो भी सकता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर जब आपने क्लासिफिकेशन बताया था, जब आपने इसका क्लासिफिकेशन करवाया था, तो आपने स्टेरियोमर को दो ही पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों के अंदर मिलेगा हम लोगों को, आगे चल के देखते हैं उसको। यानी इसको आगे ऐसे भी डिवाइड किया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको मैं GI लिख रहा हूं, इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है स्टूडेंट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं OI। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? OI, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमें जो अभी स्टार्ट करना है, हमें जो अभी देखना है वह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय संरचना, इसका हिंदी क्या होता है स्टूडेंट? ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय समवायता। तो इसको मिटाया जाए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। क्या देखना है हमें स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, या EZ आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सीन और एंटी आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग एक नंबर में स्टार्ट कर रहे हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्यामितीय समावयता। ज्यामितीय समावयता, या एक और नाम से इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको या बोल सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? सिस ट्रांस आइसोमर्स, या एक और बात बोल सकते हैं हम लोग EZ आइसोमर्स। EZ भी बोला जाता है, या इसको हम लोग बोलते सकते हैं
सीन एंटी आइसोमेरिज्म। इतना नाम से इसे हम बता सकते हैं, इतना नाम से इसे हम पुकार सकते हैं। ये नाम मेरे लिखने का ये मकसद है कि इसमें सिस ट्रांस में हम लोगों को पढ़ना है, EZ भी पढ़ना है और सीन और एंटी भी पढ़ना है। तो इन सब के अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग काम है और अलग अलग सबके शेप हैं। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा इसके बाउंडेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी ये वहीं पे होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पे डबल बॉन्ड हो, चाहे वह कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे वह कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, चाहे वह नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो, चाहे वह कार्बन और अदर कंपाउंड्स के बीच में हो, लेकिन डबल बॉन्ड का होना मस्ट है। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है या कंपाउंड के अंदर रोटेशन होने से रोकता है, कंपाउंड के अंदर रोटेशन को नहीं होने देता है। यानी ज्यामितीय आइसोमेरिज्म वही संभव है जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, यानी जिस कंपाउंड में रोटेशन संभव नहीं हो उसी कंपाउंड में यह ज्यामितीय समवायता होता है, वरना यह ज्यामितीय समवायता दूसरे कंपाउंड में नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है या डबल बॉन्ड में ही होता है। कहाँ होता है? डबल बॉन्ड में होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होता है डबल बॉन्ड? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है C और C। अब देखिए इसमें चाहे तो हम एक बॉन्ड को पकड़ते हैं और तुरंत घुमा देते हैं, टक 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 या घूम जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड और या कुछ ऐसे है, इसको मैंने यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, मोड़ा जाएगा, लेकिन घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। अगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो यह इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, चढ़ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं है, यानी यह ट्विस्ट हो जाएगा। तो ट्विस्ट अगर हो जाएगा तो वहां रोटेशन होगा ही नहीं, यानी रोटेशन वहीं पे होगा कंपाउंड के अंदर जहां पे सिंगल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही होगा जहां पे क्या हो? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या? रोकना, यानी जहां पर रोटेशन नहीं हो वहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, वरना ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव नहीं है। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख सकते हैं? रोटेशन is not possible about डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, डबल बॉन्ड में रोटेशन संभव नहीं होता है, इसीलिए यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे A, यहाँ भी है हमारे पास A। अब मान लीजिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह बन जाता है C और डबल बॉन्ड C। इसी को ऐसे बता दिया मैंने। इसमें रोटेशन संभव है क्या?
इसमें रोटेशन संभव ही नहीं है। अगर हम रोटेशन कराते हैं तो या बॉन्ड इस पे ओवरलैप हो जाएगा या बॉन्ड इस पे ओवरलैप हो जाएगा, यानी उस केस में बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाता है। इसका आप लोगों को हिंदी समझ में आ जाएगा कि रोटेशन जो है सो वह डबल बॉन्ड में संभव नहीं होता है। पॉसिबल मतलब क्या होता है, संभव, यानी रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब क्या, घूर्णन, वह डबल बॉन्ड के अंदर संभव नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि यह जो है सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं if the plane occupied by CA square group is rotate 90 degree about the axis of 90 degree about the axis of C single bond is destroyed. क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ A है, यहाँ A है। अगर हम लोग इसको रोटेट कराते हैं तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी ये रोटेट करेगा तो यह यहाँ आ गया और यह कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ जाना चाहेगा। लेकिन यह जैसे ही जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यह इस बॉन्ड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, यानी इसमें रोटेशन संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास है यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ है एक यहाँ, ठीक है। अब यहाँ इसे खींच देते हैं तो 45 का 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हम रोटेट कराते हैं तो यह बॉन्ड यहाँ और यह बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यह कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ। तो इस केस में यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका रप्चर हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, यानी रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि इफ द प्लेन occupied by CA square अगर occupied है किसी प्लेन में, तो अगर हम ग्रुप को 90 डिग्री घुमाते हैं तो जो डबल बॉन्ड है, यानी जो पाई बॉन्ड है, वह ब्रेक हो जाता है, वह टूट जाता है। यानी सिंपल शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है यह डबल बॉन्ड के अंदर ही संभव होता है, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सबसे डेफिनेशन को, थोड़ा सा हेडिंग को लिखिए, फिर इस चीज को लिखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को लिखिए, और फिर देन आप इस चीज को बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन can give different spatial arrangement of group attached to देखो, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट तरीका का जो है सो वह स्पेशियल अरेंजमेंट दे सकता है, अगर वह जुड़ा रहे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। यानी सबसे पहले आप इस चीज को लिखिए, फिर इसको लिखिए, देन इसको लिखिए, इस लाइन को अभी मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है।
अभी ये हम लोग जो है फाउंडेशन बना रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ये अभी हम लोग नींव खड़ा कर रहे हैं एक तरह से ले लिया जाए तो। अभी हम ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग उसका बाउंड्री बना रहे हैं, उसका नींव खड़ा कर रहे हैं। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैन गिव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में संभव है अगर C डबल बॉन्ड C हो, यानी क्या हो, C डबल बॉन्ड C हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, या दो में C डबल बॉन्ड S या अदर एटम्स हो, क्या हो, अदर एटम्स हो, उसमें भी यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देगा। 3, अगर C डबल बॉन्ड N हो या N डबल बॉन्ड N हो तो इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें मिलेगा। यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वह किसमें संभव है, या तो C डबल बॉन्ड C हो, या तो C डबल बॉन्ड अदर एटम्स आ जाए जैसे सल्फर आ जाए, और तीसरा या तो C डबल बॉन्ड N हो या N डबल बॉन्ड N हो। इन सारे कंपाउंड में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव होता है, वरना यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक में किसी भी कीमत पे संभव नहीं होता है। चलिए, तो अब हमें देखना है कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद एक हमें यहाँ पे नया टर्म बन के आएगा, हमारे पास नया चीज मिलेगा जो सिस कहलाएगा और ट्रांस कहलाएगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग आएंगे सिस ट्रांस के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। चाहे आप 11th की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, सभी में यह कारगर साबित होता है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके लिए बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन बन भी जाता है। ठीक है, तो चलिए, एक बात समझ में आया कि नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जैसे हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और हमें कोई रोक लिया, यानी क्या किया हुआ, हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमको वहां पे रोक दिया। तो रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, रोकना, बाधित, बाधा डालना, बाधित होना। ठीक है, तो अगर रोटेशन है यानी कोई कुछ घूम रहा है, उसको मैंने मान लीजिए सपोज दैट ये घूम रहा है, मैंने यहाँ पे रोक दिया, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यानी जो रोटेशन हो रहा था उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। द आइसोमेरिज्म या द आइसोमर्स, the isomers which possess the same structural and molecular formula, but different
but different spatial arrangement, different spatial arrangement about double bond, double bond in a molecules, in a molecules is called, in a molecule is called geometrical isomers, geometrical isomers, and this phenomenon is called geometrical isomerism, geometrical isomerism। तो क्या लिखा मैंने स्टूडेंट यहाँ पे, जिसके पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो, किसके अराउंड, यहाँ पे अबाउट नहीं अराउंड लिख देते हैं, अराउंड डबल बॉन्ड, किसके अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो, तो वैसे मॉलिक्यूल्स में वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस पूरे फेनोमेना को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी भी इसका देख लेते हैं। वैसे आइसोमर्स, वैसे समावयी, वैसे समावयी जिनके, दिखाई दे रहा है क्या, वैसे समावयी जिनके समान अणुसूत्र, जिनके समान अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हो, लेकिन द्विबंध के अंतर्गत भिन्न भिन्न आकाशीय सजावट हो, आकाशीय सजावट हो, तो उसे ज्यामितीय समावयी, ज्यामितीय समावयी तथा इस प्रक्रिया को ज्यामितीय समवायता
ज्यामितीय समवायता कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या बोला मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए एक बार पढ़िए इसको। चलिए क्या मैंने लिखा है यहाँ, वैसे आइसोमर्स या वैसे समवायी जिनके समान अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र हो, लेकिन डबल बॉन्ड के अंतर्गत या द्वि बॉन्ड के अराउंड भिन्न भिन्न आकाशीय सजावट हो, तो उसे ज्यामितीय समवायी तथा इस पूरे कंप्लीट प्रक्रिया को बोला जाता है ज्यामितीय समवायता। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है, इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास डेफिनेशन था, ये अपने पास जो है सो एक परिभाषा था, किसका, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म का। मिटा रहा हूं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं सिस ट्रांस के ऊपर कि व्हाट इज द सिस एंड व्हाट अबाउट द ट्रांस। सिस क्या है और ट्रांस क्या है। ठीक है, सिस क्या है और ट्रांस क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि सिस क्या है और ट्रांस क्या है। ठीक है, चलिए अगर एल्कीन है, ठीक है, द अल्कीन गिव द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। एल्कीन जो है या तरह तरह के स्पेशियल अरेंजमेंट यानी सजावट को दे सकता है। इसी में हम लोगों को मिलेगा सिस ट्रांस। क्या मिलेगा स्टूडेंट, सिस ट्रांस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा बस उसको आप लोग प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है सी और डबल बॉन्ड सी, और यहां हो गया बॉन्ड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास आ गया यहां पे x, यहां पे y, फिर यहां पे आ गया x और यहां पे आ गया z। इसको समझिएगा, बहुत ही आसान है। अगर दो समान ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम, यानी अगर दो समान ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड के एक साइड आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, सिस। यानी इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस, SI, सिस। ठीक है, यानी अगर दो समान परमाणु या परमाणुओं का समूह, अगर दो समान परमाणु या परमाणुओं का समूह डबल बॉन्ड के एक साइड
ठीक है। अगर दो समान परमाणु या परमाणु का समूह डबल बॉन्ड के एक साइड हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो इसे सीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीस कहा जाता है। ये तो हो गया अपने पास केस फर्स्ट। कौन सा केस हो गया स्टूडेंट? केस फर्स्ट, यानी पहला केस हो गया। यह कब संभव है? जब दोनों कार्बन पे जो दो दो समूह लगे हुए हैं वो क्या हो? आपस में डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। यानी एक्स जेड एक्स वाई ये सेम नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि एक्स एक्स हो जाए जेड जेड हो जाए, तो वहां पे यह संभव नहीं होनी चाहिए। यानी टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम मस्ट बी डिफरेंट ऑन ईच कार्बन। यानी इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप क्या हो? आपस में डिफरेंट। तो उस केस में हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। फिर देखते हैं केस 2 के अंदर। किसके अंदर? केस 2। अगर यह ऐसा हो जाए, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, यहां हो जाए y, यहां हो जाए x, फिर यहां हो जाए x और यहां हो जाए z। यहां पे देखते हैं x यहां है और x यहां है, यानी एक x डबल बॉन्ड के ऊपर है और एक x डबल बॉन्ड के नीचे है। यानी अगर दो परमाणु या परमाणुओं के समूह, अगर दो परमाणु या परमाणुओं के समूह डबल बॉन्ड के अपोजिट हो जाए। कैसे हो जाए? डबल बॉन्ड के अपोजिट हो जाए तो उसे ट्रांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ट्रांस कहा जाता है। थोड़ा सा आ रहा है क्या बात समझ में? तो ये ऊपर वाला कौन सा फॉर्म हो गया? सिस, और ये नीचे वाला कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। ठीक है। अगर दो समान ग्रुप या तो डबल बॉन्ड के ऊपर हो जाए तो सिस होगा, या तो डबल बॉन्ड के नीचे हो जाए दोनों समान ग्रुप तो भी सिस होगा। लेकिन अगर एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो ट्रांस। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस। क्या कंसेप्ट है? किसका कंसेप्ट है? सिस और ट्रांस का यही कंसेप्ट है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कंपटीशन में भी अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांस फॉर्म है। चाहे इस कंपाउंड का आप सिस और ट्रांस दोनों बना के दिखाइए। ठीक है, तो उसको हम लोग बना के दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमें बस इसका जो है सो कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, इसका कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बस मैंने क्या बताया कि जो कार्बन पे ग्रुप होगा वह प्रत्येक कार्बन पे एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा, यानी सेम ग्रुप नहीं होनी चाहिए। जैसे एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं कि सिस ट्रांस आपको कैसे बताना है।
तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है C और COOH, फिर COOH, यहां पे हो गया हमारे पास H और यहां पे हो गया हमारे पास H। इसका नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है? मैलिक एसिड। या एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4। अब देखिए थोड़ा सा, इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है एसिड और यहां भी सेम फंक्शनल ग्रुप है एसिड, और दोनों के दोनों कार्बन की डबल बॉन्ड के क्या है, ऊपर है। यानी दो समान ग्रुप या तो डबल बॉन्ड के नीचे ऊपर आ जाए या तो डबल बॉन्ड के नीचे आ जाए, तो दोनों ही केस में उसे हम क्या बोलेंगे, सिस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस। सिस कौन से फॉर्म में आ जाएगा ये, सिस। अगर हम लोग एक और इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन और 1,4 डाइओरिक एसिड। ठीक है। अब मान लीजिए इसका आप लोगों को ट्रांस बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांस बनाना है। तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांस, यानी HCOOH डबल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे के अपोजिट में आ गया, क्या हो गया, तो इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है स्टूडेंट? फ्यूमेरिक एसिड। या कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। यानी टू डिफरेंट एटम्स और group of atom must be sustained on each carbon। ठीक है। यानी प्रत्येक कार्बन पे ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तब यहाँ पे सिस ट्रांस संभव होता है, वरना सिस ट्रांस संभव नहीं होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये उसके बारे में पहला एक नोट लिख के लिख लीजिएगा या स्टार लगा के लिख लीजिएगा। फिर आप लोग इस सिस ट्रांस को लिख लीजिए। सिस ट्रांस बहुत ही आसान है। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों ग्रुप आ जाए, एक समान ग्रुप, तो वह सिस, और एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो वह कहलाता है ट्रांस। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कैसा लगा यह वीडियो। सत श्री अकाल।